तारा डरी सहमी कमरे में एक कोने में बैठी थी। बाहर उसकी माँ की अर्थी पड़ी थी। सब औरतें रो रही थीं, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। 11 साल की तारा के चेहरे पर इतना डर था कि बताया नहीं जा सकता। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या ना करे। जब दरवाज़ा अचानक से खुला, अंदर आने वाली नौकरानी कहने लगी कि बेटा, सब आदमी आ चुके हैं, अपनी माँ को आखिरी बार देख लो, फिर दोबारा तुम्हें अपनी माँ की शक्ल देखनी नसीब नहीं होगी। वो नौकरानी भी रोए जा रही थी, लेकिन तारा डर के मारे काँप रही थी। नहीं, मैं सिर हिलाकर कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नौकरानी कहने लगी कि भगवान के कामों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसने डरी सहमी बच्ची का हाथ पकड़ा अपने हाथ और अपने साथ ले गई। सामने उसकी माँ की अर्थी पड़ी थी। सारी औरतें रो रही थीं। वो भी धीरे धीरे चलती अपनी माँ की अर्थी के पास आई और वहीं बैठकर रोने लगी। कहने लगी, माँ, मुझे क्यों छोड़कर जा रही हो? वापस आ जाओ। तारा हिचकियों से रो रही थी। जब लतिका उसके पास आई और उसके सर पर हाथ रखा, उसे उठाकर सीने से लगाया, कहने लगी, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालूंगी। बस भाग्य का लिखा था, कोई नहीं टाल सकता। सारी औरतें लतिका को देखने लगीं और कहने लगी, बड़ा हौसला है इस औरत का, इसने खुद पर सौतन को बर्दाश्त किया और अब सौतन की बेटी को भी सीने से लगा रही है। हर एक औरत लतिका के बहने वाले आंसुओं को देखकर और तारा से उसके प्यार को देखकर हैरान थी। कोई माँ सौतेली बेटी से भी इतनी मोहब्बत कर सकती है? तारा का बाप और दूसरे लोग अर्थी उठाकर ले गए थे। तारा अपनी सौतेली माँ के गले लगकर खूब रोए जा रही थी। लतिका का भी रोकर बुरा हाल था। आंखें बहुत सूज गई थीं। धीरे धीरे सारी औरतें वापस जा चुकी थीं। सुरेश साहब अपनी प्यारी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद बेहद कमजोर थे। तारा को अपनी गोद में बिठाए उसे सीने से लगाए प्यार करने लगे। वो अभी भी डर की हालत में थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। बाप के सीने के साथ लगी सिसकियां भर रही थी कि लतिका एक प्लेट में थोड़े से चावल लेकर आई और सुरेश के साहब के सामने बैठकर तारा को अपनी गोद में ले लिया और अपने हाथ से उसे चावल खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो रोए जा रही थी। कहने लगी, मुझे भूख नहीं है। लतिका कहने लगी, मेरी बच्चे, मेरी जान, थोड़े से चावल खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। ऐसा करोगी तो तुम्हारी माँ को भी चिंता होगी, वहां भी उसे चैन नहीं आएगा। बेचारी तुम्हारी हालत देखकर तड़पती रहेगी। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी माँ वहां पर रोती तड़पती रहे कि मेरी बच्ची भूखी है? तारा ने हिचकियां भरते हुए नहीं में सिर हिलाया था। रोते रोते दाल चावल देखे। सुरेश साहब कहने लगे कि मैं तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद करूं। वो कहने लगी, क्या हो गया सुरेश? मैंने कभी भी तारा को सौतेली बेटी थोड़ी समझा है। मेरी कौन सी कोई औलाद है? मैंने तो इसे हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया है और सारिका को भी कभी सौतन नहीं समझा था। हम तो बहनों की तरह ही रहते थे। फिर उसने एक ठंडी सांस भरी। कहने लगी, काश कि उसे कुछ ना होता, मुझे तो वो नहीं भूलती। बड़ा अच्छा समय बीता है मेरा उसके साथ, लेकिन बेचारी जिंदगी ही इतनी कम लिखवा कर आई थी। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता कि इतनी कम उम्र में उसे हार्ट अटैक पड़ा कैसे। सुरेश कहने लगा, भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कह सकते हैं। बस बहाना ही बनता है कि फला का एक्सीडेंट हो गया, फला को हार्ट अटैक पड़ गया, सब भगवान के काम है। वो कहने लगी, सुरेश साहब, आप कितने दिन में दोबारा अमेरिका के लिए रवाना होंगे? सुरेश अमेरिका से ही आया था, बड़ी मुश्किल से ही कुछ दिन की छुट्टी मिली थी। वो वहां पर नौकरी करता था। कहने लगा कि बस कुछ दिन तक चला जाऊंगा, लेकिन इस बार मुझे तारा की चिंता बहुत सताएगी। लतिका कहने लगी, मैं हूं ना, ये मेरी बच्ची है। ये कहते हुए वो तारा को सीने से लगाकर उसका माथा चूमने लगी। कुछ दिन बाद सुरेश वापस अमेरिका चला गया था। इसके बाद तो तारा ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती थी। लतिका उसे स्कूल जाने के लिए कहती तो वो कहती कि मुझे आगे नहीं पढ़ना। वो कहती, क्यों नहीं पढ़ना? लतिका का असल रंग तो अब बाहर आया था। कहने लगी, तुम्हारा बाप यही समझेगा कि मैंने तुम्हें स्कूल जाने से रोका है। अब ये नखरे बंद करो, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन और स्कूल जा, और स्कूल से आते ही बर्तनों का जितना भी ढेर किचन में लगा है, सारे का सारा तुम धोगी। तारा खामोशी से तैयार हुई और स्कूल चली गई। वहां भी आंसू बहा रही थी। कुछ दिन पहले की तो बात है। माँ उसे खुद स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाकर 2 पोनियां बांधकर स्कूल तक छोड़ने जाती थीं। उसके टिफिन में तरह तरह की चीजें डालती थीं। कहती थी, तारा बेटा, ये सब तुम्हें खाना है। उसका माथा चूमती थीं। जब तारा स्कूल से आती तो सारिका उसके लिए पहले से खाना तैयार रखती और लतिका भी तारा के घर आते ही उसे प्यार करने लगती। कहती, तुम तो हम दोनों की आंखों का तारा हो। फिर सारिका से कहती कि लाओ खाना मुझे दो, मैं अपनी बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सारिका खाने की प्लेट लतिका को पकड़ा देती और वो पहले तारा का यूनिफॉर्म बदलवाती और फिर अपने हाथ से छोटे छोटे निवाले बनाकर खिलाती।
तारा को तो यही लगता था कि लतिका मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी और इस सच्चाई ने 11 साल की तारा के अंदर डर पैदा कर दिया था। स्कूल में भी उसका दिमाग पढ़ाई की तरफ नहीं लग सका। नतीजा ये निकला कि आए दिन टीचर से उसे डांट पड़ने लगी। घर आती तो लतिका उसे किचन का रास्ता दिखा देती थी। छोटे छोटे हाथों से वो फिर सारे बर्तन धोती थी और साथ साथ आंसू भी बहाती थी। शुरू शुरू में तो हर दूसरे दिन सुरेश का फोन आता था। जब भी तारा अपने बाप से बात करने लगती तो लतिका उसके सर पर बैठ जाती, कहती कि मेरे सामने बात करो, खबरदार जो तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात अपने बाप को बताई तो तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। बेचारी वो कुछ भी नहीं कहती थी। वो पूछता था तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हारे साथ कैसे रहती हैं, तुम्हें डांटती तो नहीं। वो कहती नहीं, बहुत प्यार करती हैं। तारा का बाप कहता कोई बात हो तो मुझे बताना। तारा कहती पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारा का अलग कमरा था, कमरे में हर चीज मौजूद थी। इसके बावजूद लतिका उसे आंगन में जमीन पर पतली सी चादर बिछा कर देती, कहती यहीं सोया कर। वो कहने लगी बड़ी माँ मुझे डर लगता है, रात को कुत्ते भौंकते हैं तो मुझे डर लगता है। लतिका कहने लगी खबरदार जो तुमने ड्रामेबाजी की तो तेरी माँ जिंदा नहीं है जो यहाँ बचाने आएगी। तेरा वो हाल करूंगी कि अपनी शक्ल नहीं पहचानोगी। कुत्ते से डर लगता है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। उस समय घर में कोई भी नहीं था, या तो लतिका थी या फिर तारा। पूरी रात वो डर के मारे सो नहीं पाई थी। कभी कुत्ते के भौंकने की आवाजें आती तो कभी पेड़ों की सरसराहट होती तो वो डर कर बिल्कुल आंखें बंद कर लेती। उसके आंसू अपने आप आंखों से बहने लगते थे। कहाँ उसकी माँ उसे सीने से लगाकर सोती थी, अपने आप से अलग नहीं करती थी, और कहाँ इतने बड़े आंगन में वो अकेली सो रही थी। अभी वो ठीक से सो भी नहीं थी कि उसे लगा कि कोई जैसे दीवार फांद कर अंदर आया हो। उसने जरा सी आंखें खोलकर देखा तो सामने एक आदमी काले कपड़े पहने रुमाल से अपना चेहरा छुपाए आंगन में आया था। तो तारा की सांस सीने में ही रुकी थी। वो लेटी लेटी बुरी तरह से कांप रही थी। उस आदमी ने एक नजर पूरे आंगन में दौड़ाई और फिर सीधा लतिका के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। तारा समझी शायद कोई चोर आ गया है। लतिका ने दरवाजा खोला, उस आदमी को देखा तो मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि कितने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अब टाइम मिला है। वो कहने लगा मैं शहर से बाहर था, शहर आया तो जैसे ही तुम्हारा संदेश मिला मैं आ गया। फिर कहने लगा चला गया तुम्हारा पति। वो कहने लगी हाँ दफा हो गया। फिर वो तारा की तरफ इशारा करने लगा, कहने लगा इस मुसीबत का क्या करना है, कहो तो इसे भी काट देता हूँ। वो कहने लगी नहीं नहीं, घर के काफी काम कर देती है, रहने दो इसे, इसे भी मारना मेरे बाएं हाथ का काम है। अच्छा चलो तुम अंदर आओ। ये कहकर वो उस आदमी को अपने कमरे में ले गई। तारा वहीं लेटी उन दोनों की बातें सुनकर थर थर काँप रही थी। पता नहीं कब डर के मारे रोते रोते उसकी आंख लगी थी। सुबह के सूरज ने जब उसे पसीने से भिगोया तो उसकी आंख खुल गई। देखा तो लतिका का दरवाजा खुला हुआ था। वो उठी और छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके कमरे में देखा तो वो सो रही थी। कमरे में उस समय वो अकेली थी। पता नहीं रात को आने वाला आदमी कौन था, लेकिन अब वो कभी कभी दिन में भी आने लगा था। एक बार लतिका कहने लगी तारा शरबत बनाकर अंकल को पिला दो। फिर उस आदमी से कहने लगी कि तुम अभी यहीं बैठो, बहुत गर्मी हो गई है, मैं जरा नहा कर आती हूँ। वो कहने लगा कि ठीक है। वो बड़े आराम से लतिका के बेड पर टेक लगाकर बैठा था। तारा ने शरबत बनाया और गिलास में डालकर उस आदमी को पकड़ाने लगी। लतिका उस समय नहाने जा चुकी थी। वो आदमी बड़ी अजीब नजरों से उस मासूम सी बच्ची को सर से पैर तक देखने लगा। फिर उसके हाथ से शरबत का गिलास लेते हुए उसका हाथ भी पकड़ लिया। कहने लगा इधर आओ मेरे पास। उसने शरबत का गिलास पकड़कर साइड टेबल पर रखा और तारा का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। बच्ची उससे बहुत घबरा रही थी। वो कहने लगी अंकल मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बर्तन धोने हैं। वो कहने लगा धो लेना बर्तन, कमबख्त तू तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हसीन है। ये कहते हुए जबरदस्ती उसने तारा को अपनी गोद में बिठा लिया। फिर उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। वो बच्ची बुरी तरह से घबरा गई थी। बार बार अपने शरीर से उस आदमी के हाथ को पीछे करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मुस्कुराए जा रहा था और अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। यहाँ कौन था जो इस बच्ची के आंसू देखता या उसकी पुकार को सुनता। इसके बाद लतिका ने जब वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उस आदमी ने तारा को फौरन अपनी गोद से नीचे उतार दिया। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकली थी और सीधी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रोने लगी। रोते रोते ना जाने उसे क्या सूझी कि उसने अपनी चप्पल पहनी और घर से बाहर निकल गई। घर के पास ही शमशान घाट था जहाँ उसकी माँ की समाधि बनी हुई थी। वो उस शमशान घाट के अंदर अपनी माँ की समाधि पर जाकर उससे लिपट कर रोने लगी, कहने लगी माँ क्यों मुझे छोड़कर चली गई, मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई। वो बहुत गंदा आदमी है, मेरे साथ गंदी हरकतें करता है, मुझे उस आदमी से डर लगता है। माँ बड़ी माँ मुझे मुझसे सारे घर के काम करवाती हैं। तुम ऐसा करो थोड़ी सी जगह मुझे भी अपनी समाधि में दे दो,
मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ चुपचाप बैठी रहूंगी। भगवान के लिए माँ मुझे अपने पास बुला लो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। वो सिसकियों से रोते हुए अपनी माँ से शिकायतें कर रही थी। जब किसी ने उसे पुकारा था, तारा डर सी गई थी। पीछे पलटकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था, धोती कुर्ता पहने खड़ा था। तारा से पूछने लगा कि बेटा कौन हो तुम। वो उस आदमी को देखकर घबरा गई थी, हालांकि वो 65 साल के लगभग था। वो कहने लगी आप कौन हैं? बूढ़ा कहने लगा मैं इस शमशान घाट का चौकीदार हूँ। वो उस वक्त तो तारा को ये तक नहीं पता था कि चौकीदार किसे कहते हैं। तारा कहने लगी वो क्या होता है? वो आदमी मुस्कुराकर इस बच्ची के पास घुटनों के बल बैठ गया। कहने लगा जो समाधि बनाते हैं और मुर्दों को चिता पर लिटाते हैं। तारा कहने लगी मेरी माँ को भी आपने ही चिता पर लिटाया था। वो चौकीदार समझ गया था कि बच्ची अपनी माँ की समाधि पर आई है। वो कहने लगा हाँ, यहाँ पर हर आने वाली हर अर्थी को मैं ही चिता पर लिटाता हूँ। फिर तारा शिकायत भरी नजरों से उसे देखने लगी और कहने लगी आपने मेरी माँ को कहाँ भेज दिया? ये कहते हुए वो रोने लगी, कहने लगी मेरी माँ के अलावा मेरा कोई भी अपना नहीं है। आपने क्यों मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया है? वो कहने लगा जब इंसान के अंदर आत्मा नहीं रहती तो वो बेजान हो जाता है और बेजान शरीर के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होती। बेटा सब्र करो, भगवान सब्र करने वालों को जरूर सिला देता है। तारा कहने लगी आप भगवान से कहें कि वो मुझे भी मेरी माँ के पास भेज दें। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मेरी बड़ी माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं। अब तो वो ये कहकर चुप हो गई थी। बूढ़ा उसे पूछने लगा कि मुझे बताओ सब। इससे पहले कि तारा कोई बात करती, लतिका और वो आदमी शमशान घाट में आ गए। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। लतिका ने जैसे ही तारा को देखा तो भागती हुई तारा के पास आई, कहने लगी तुम यहाँ बैठी हो? मैं हर जगह तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। तुम्हारे बाप का बार बार फोन आ रहा है, कह रहा है कि तारा से बात करवाओ। किससे पूछ कर आई थी तुम यहाँ? बता नहीं सकती थी क्या? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हें ढूंढती फिरूं? चल कमबख्त, आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। लतिका ने उसे कंधे से पकड़ा और घसीटते हुए ले गई। वो चौकीदार देखता ही रह गया, लेकिन वो खुद गरीब था, किसी से क्या लड़ सकता था। लेकिन भगवान से उस बच्ची के लिए प्रार्थना जरूर करने लगा था। लतिका जब उसे घर लेकर आई तो पहले तो उससे कहने लगी कि अपने बाप से बात कर और उसे यही कहना है कि तू नहाने गई थी इसलिए देर हो गई। कुछ देर बाद फिर से सुरेश का फोन आने लगा। उसने फोन उठाकर अपने बाप से यही कहा कि वो नहा रही थी। कुछ देर बाप से बात करने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। इसके बाद लतिका ने तारा का कान पकड़कर बुरी तरह से मरोड़ कर रख दिया कि वो चिल्लाने लगी। वो कहने लगी कमबख्त, आइंदा मुझसे पूछे बगैर अगर तूने एक कदम भी बाहर निकाला तो तेरी टांगे तोड़कर रख दूंगी। तारा रोए जा रही थी कि जब बाहर का दरवाजा खटका। पड़ोसन थी जो खीर लेकर आई थी। उसने जब आवाज दी कि खीर ले लो तो लतिका ने जल्दी से तारा को कमरे में भेज दिया और उस आदमी को भी। फिर दरवाजा खोला। वो औरत बातें करने लगी, कहने लगी तारा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो कहने लगी कि पढ़ाई में अब उसका दिल नहीं लगता। माँ का बहुत सदमा लिया है, इसलिए मैंने उसके लिए एक ट्यूटर रख दिया है जो उसे पढ़ाने आता है। कमरे में पढ़ रही है। जानबूझकर लतिका ने ये कहा था ताकि आने वाले आदमी पर कोई शक न करे। और वो आदमी तारा के साथ एक बंद कमरे में बंद होकर उसे मुस्कुराकर देखे जा रहा था। तारा एक कोने में जाकर बैठ गई, इस कदर डरी हुई थी कि हद नहीं। कुछ देर बाद ही जब पड़ोसन चली गई तो लतिका कमरे में आई। उस आदमी से कहने लगी अब तुम वापस जाओ और रात को आ जाना। एक रात जब वो आदमी लतिका के कमरे में आया तो तारा आंगन में ही लेटी थी। आज उनके कमरे से लड़ने की आवाजें आ रही थीं। तारा चुपके से दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। जब उसने कान लगाकर सुना तो जो बातें उनकी वहां हो रही थी वो सुनकर तारा के होश उड़कर रह गए थे। वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। जो बात वो आदमी लतिका से कह रहा था वो सुनकर तो तारा की आत्मा कांप कर रह गई थी, क्योंकि अब वो आदमी उससे गलत फरमाइश कर रहा था कि मुझे तुम्हारी बेटी बड़ी अच्छी लगने लगी है, बड़ी सुंदर है। वो कहने लगी इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहने लगा कि बस मैं एक रात उसके साथ बिताना चाहता हूँ। लतिका कहने लगी तू पागल हो गया है, वो नाबालिग है, मर जाएगी, वो सिर्फ 11 साल की है। वो कहने लगा तुम मरने देना, कह देना कि बुखार आ गया, और ऐसा बुखार आया कि उतरा ही नहीं। ये सुनकर लतिका कुछ घबरा गई, कहने लगी मुझे सोचने का समय दो। देखो अभी तक सुरेश ने मेरे नाम एक पाई नहीं की और मैं उस इंसान को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये घर मेरे नाम हो जाए। शादी के बाद मुझे औलाद नहीं हुई थी, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली थी। मैं ही जानती हूँ कि मैंने उस सारिका नामी औरत को कैसे बर्दाश्त किया। फिर तो मेरी जिंदगी में आ गया, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल उस आदमी को दिए हैं। मेरा हक बनता है कि ये घर और उसकी जायदाद मेरे नाम हो जाए। बस इसलिए अच्छा बनने का नाटक कर रही हूँ। जिस दिन ये सब कुछ मेरे नाम हो गया ना, तो वैसे ही सुरेश को भी मार डालूंगी जैसे सारिका को मारा था। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ था। सबको लगा कि हार्ट अटैक आया है
और फिर हम शादी कर लेंगे। वो कहने लगा, तो वो तो कर लेंगे, लेकिन अभी तुम इस लड़की के बारे में कुछ सोचो, इस उम्र में भी कमाल का हुस्न रखती है। वो कहने लगी, अच्छा अच्छा, ज्यादा उतावला ना हो, मैं सोचती हूँ कुछ। लतिका ने बात को टाला था। सारी बात तारा सुन चुकी थी। अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। रोए जा रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। अगर इस आदमी ने उसके साथ कुछ भी गलत कर दिया तो हो सकता है कि वो मर जाए, और ये भी हो सकता है कि जिंदा जिंदा बच जाए, लेकिन वो जिंदगी भी मौत के से बदतर थी। फिर अपने बाप के बारे में लतिका से सुनकर वो और भी ज्यादा डर गई थी कि एक ही तो था। उसे डर था कि वो भी दुनिया से चला गया, फिर तो तारा कोई भी पूछने वाला ना होता। इसलिए उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि सारिका की मौत कैसे हुई। लेकिन तारा जान गई थी, इसलिए तब से ही लतिका से डरने लगी थी। दोपहर के समय लतिका पड़ोसन के घर चली गई। तारा फौरन लतिका के कमरे में गई। उसकी अलमारी खोलकर कपड़े उलट पुलट करने लगी। अचानक उसके हाथ में वो चीज लग गई जिसने उसकी माँ की जान ली थी। उसने हाथ में उसे दबाया और किचन में छुपा दी। कुछ देर बाद लतिका वापस आ गई थी। वो आदमी भी आ गया जो दुनिया की नजर में उसे पढ़ाने आता था। लतिका तारा से कहने लगी, ऐसा कर दो, 2 कप चाय बनाकर ट्रे में रख कर ले आ। वो कहने लगी, अच्छा मैं अभी बनाकर लाती हूँ। और किचन में जाकर चाय बनाई और वही जहर की शीशी निकाल कर उसमें कुछ बूंद जहर की डाली, जैसा कि लतिका ने कभी सारिका की चाय के कप में जहर की बूंदें डाली थीं। उस दिन तारा किचन में गई थी। जब उसने लतिका को ये करते देखा तो वो समझ नहीं पाई थी, और इसके बाद वही चाय सारिका ने पी ली थी, और कुछ देर बाद ही उसका दम घुटने लगा और वो मर गई। तारा के दिमाग में कहीं न कहीं ये बात भी थी कि इस शीशी में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसकी माँ मर गई। आज उसने वही जहर इन दोनों के कपों में डाल दिया था, और वो कप उन दोनों के सामने रख दिए। उन दोनों ने वो चाय पी ली। वो आदमी कहने लगा, चाय तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है। फिर कहने लगा, लतिका तुमने क्या सोचा? वो कहने लगी, हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करो, तुम रात को आ जाना और फिर जो चाहे कर लेना। वो आदमी बड़ा खुश हो गया। चाय पीकर वो लतिका से बातें करने लगा। तारा चुपचाप अपने कमरे में जा चुकी थी। उन दोनों की हालत बिगड़ने लगी। वो दोनों ही एक साथ कमरे में गए थे और दोनों की मौत हो गई। तारा को जब विश्वास हो गया कि दोनों मर चुके होंगे तो उसने तो जाकर पड़ोसन को जाकर बुलाकर लाई कि उसकी बड़ी माँ पता नहीं उसके सर के साथ कमरे में क्यों बंद है। जब दरवाजा खटखटाया और किसी ने ना खोला तो मोहल्ले के कुछ आदमी भी आ गए। धक्का देकर जब दरवाजा खोला गया तो दोनों ही बेड पर मरे पड़े थे। ये देखकर लोगों में बातें शुरू होने लगीं। सुरेश भी वापस आ गए। सबने कहा कि तुम्हारी पत्नी बदचलन थी, शायद भगवान की तरफ से दोनों को सजा दी गई है और दोनों ही मर गए हैं, और इनका पाप भी सामने आ गया। तारा ने बहुत होशियारी दिखाई थी और अपनी इज्जत बचा ली और अपने बाप की जान भी। अब वो अकेली रह गई थी, इसलिए सुरेश उसे अपने साथ अमेरिका लेकर आ गया और उसका बहुत ख्याल रखने लगा। अमेरिका पहुंचकर तारा ने सारी बात अपने पिता को बता दी थी कि कैसे लतिका ने सारिका को जहर दिया था और वो उस आदमी के साथ मिलकर सुरेश को भी जान से मारना चाहती थी। सुरेश अपनी बेटी की बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, मगर वो समझ चुका था कि तारा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था। जब बात इज्जत पर आए तो इंसान को कड़े से कड़ा कदम उठा लेना चाहिए, वरना हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।